गुड मॉर्निंग बच्चों, हैव ए नाइस डे। अपनी कंटिन्यू क्लासेस चल रही है। होप आप पढ़ रहे होंगे और अपना जो भी एक अपन ने डिसाइड किया था कि अपन लास्ट जुलाई अगस्त में सारा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, तो हो सकता है अपन इस स्पीड से चले तो ये कंप्लीट हो जाए। उसके बाद मैं एक बार रिवाइज करवाती हूँ कि इस चैप्टर में अपन ने क्या क्या पढ़ लिया। इलेक्ट्रिक करंट वाला चैप्टर था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी आया था, रेजिस्टेंस आया था, रेजिस्टिविटी आई थी, कंडक्टिविटी आई थी, मोबिलिटी आई थी। और इससे पहले अभी जस्ट लास्ट अपन ने कार्बन रजिस्टर वाला टॉपिक पढ़ा है, और जो मैंने ये भी कहा था कि एग्जाम में पूछा जाता है। इतने टॉपिक अपन ने क्लियर कर लिए थे। अब देखो आज का नेक्स्ट टॉपिक है ओम्स लॉ, जिसको आप 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हो। ओम्स लॉ को आप 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, आपको पता सब कुछ है, लेकिन आज इसको कुछ थोड़ा सा अलग तरीके से पढ़ेंगे। क्या ओम्स लॉ क्या होता है? सबसे पहले ओम्स नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने ये कहा था कि किसी भी कंडक्टर की डायमेंशन, टेम्परेचर एंड फिजिकल कंडीशन को कांस्टेंट कर दो। कौन कौन सी? एक तो डायमेंशन कंडक्टर की, दूसरी फिजिकल स्टेट, थर्ड टेम्परेचर। इन सबको क्या कर दो? कांस्टेंट। मतलब इसमें आपको चेंज नहीं करना। डायमेंशन मतलब लेंथ, एरिया, इनको कांस्टेंट कर दो। टेम्परेचर आप समझ गए होंगे। फिजिकल स्टेट मतलब जिस पोजीशन में वो है। फिजिकल स्टेट, डायमेंशन एंड टेम्परेचर को कांस्टेंट करने के बाद उस कंडक्टर को मैंने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। कनेक्ट कर दिया। और कितने वोल्ट की बैटरी? V वोल्ट। अब V की वैल्यू 10 वोल्ट भी हो सकती है, 20 भी हो सकती है, मतलब कुछ भी हो सकती है। क्या कर दिया? कनेक्ट। आपको पता है कनेक्ट करने के बाद इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे, वो मूव करेंगे। कंडक्टर है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो मूव करने के कारण यहाँ क्या फ्लो होगी? करंट आई। क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या फ्लो होती है? करंट फ्लो होगी। तब ओम्स ने कहा था कि आप जितना ज्यादा वोल्टेज यहाँ पे बढ़ाओगे, उतने ही मल्टीपल के ग्रुप में आपका क्या बढ़ेगा? करंट। अगर आपका वोल्टेज V है तो वहां करंट कितना फ्लो होगा? I। अगर वोल्टेज को 2V कर दो तो करंट भी कितना होगा? 2I। अगर आप वोल्टेज को 3V कर दो तो करंट भी कितना होगा? 3I। मींस कहने का ये था कि अगर आप किसी भी कंडक्टर की फिजिकल स्टेट, डायमेंशन एंड टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दो, तब उस कंडक्टर के जो कोर है उस पे जितना पोटेंशियल लगाया जाता है उतना ही उसमें करंट फ्लो होता है। या फिर ये कह सकते हो कि A और B के बीच में लगाया गया पोटेंशियल उस कंडक्टर में फ्लो होने वाली करंट के प्रोपोर्शनल होता है। किसी भी कंडक्टर की फिजिकल स्टेट, टेम्परेचर एंड डायमेंशन को कांस्टेंट कर देने पर उसके जो कॉर्नर्स है उसके ऊपर लगाया गया पोटेंशियल उसमें फ्लो होने वाली करंट की प्रोपोर्शनल होता है। और प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे तो एक कांस्टेंट आएगा R, और उस R को क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस कहते हैं। और उस R को क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस कहते हैं। उस R की वैल्यू कितनी आएगी? V/I।
वो आर कितना आएगा, आर इक्वल्स टू वी अपॉन आई। इसी को कौन सा लॉ कहते हैं, ओम्स लॉ। कौन सा लॉ कहते हैं, ओम्स लॉ। उसके बाद हमें पढ़ना है कि आपका जो वी आई है उसमें अगर आप ग्राफ प्लॉट करते हो तो आपका ग्राफ कैसा आना चाहिए, ओम के अकॉर्डिंग कहते हैं अगर आप वी और आई में ग्राफ प्लॉट करते हो तो आप देखने को क्या मिलता है, जितना ज्यादा आई आएगा वी भी उतना ही ज्यादा। मतलब अगर यहाँ मान लो 1 है, 2 है, 3 है, 1 है, 2 है, 3 है, तो v जितना बढ़ेगा i भी उतना ही बढ़ेगा। अगर v को 2 से इंक्रीज कर रहे हो तो i भी 2 से इंक्रीज होगा, v को 3 से इंक्रीज कर रहे हो तो i भी 3 से इंक्रीज होगा। और आपको क्या देखने को मिलेगा कि जब भी v और i के बीच में ग्राफ प्लॉट करोगे तो आपको एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त होगी। V और I के बीच में ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर आप ग्राफ प्लॉट करते हो तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलती है, जैसे कि ये। अब यहाँ ये स्ट्रेट लाइन किसी ना किसी एंगल से झुकी हुई है, उस एंगल को मैंने क्या मान लिया, थीटा। और अगर आप इसकी थीटा की वैल्यू निकालना हो, स्लोप निकालना हो, इसको बोलते हैं स्लोप। ये कहलाता है स्लोप। अगर ये स्लोप निकालना हो तो स्लोप आपको कैसे निकाला जाता है, हमेशा टेन थीटा से। अगर आपको इसकी वैल्यू निकालनी है इस लाइन की, स्लोप कितना एंगल से ये क्या हुआ है, झुका हुआ है, तो वो हमेशा किससे निकाला जाता है, टेन थीटा। और टेन थीटा इक्वल क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है, देखो परपेंडिकुलर अगर मैं इसको यहां से मिला दूं और इसको यहां से मिला दूं तो ये तो क्या है v और इधर वाला क्या है i, तो ये तो क्या हो गया थीटा के सामने परपेंडिकुलर, ये बेस और ये h। तो आपका क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर कितना है v, बेस कितना है i, तो टेन थीटा इक्वल क्या आ जाएगा, v अपॉन i। ये इक्वेशन नंबर कितनी, फर्स्ट, और ये इक्वेशन नंबर सेकंड। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से आप क्या कह सकते हो कि टेन थीटा इक्वल v अपॉन आई इक्वल आर। समझ सकते हो क्या कि स्लोप ये है, स्लोप टेन थीटा इक्वल v अपॉन आई इक्वल आर। और उसके बाद आप यहां से क्या कह सकते हो, आर किस पे डिपेंड कर रहा है, थीटा पे। थीटा की जितना ज्यादा होगा, जैसे आपके पास एक v और i के बीच में ग्राफ प्लॉट किया हुआ है, एक तो ऐसी लाइन आ रही है, एक दोनों ही स्ट्रेट आ रही है, इसका मतलब ओम्स लॉ को फॉलो करिए, क्योंकि ओम्स लॉ में v और i के बीच में ग्राफ प्लॉट करने पर स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए, इसका मतलब ये ओम्स लॉ को फॉलो कर रही है, फॉलो करिए। अब एंगल ये थीटा 1 है और ये थीटा 2, तो आपको बोल दे किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो आप कहोगे कि रेजिस्टेंस वो थीटा पे डिपेंड करता है, थीटा जितना ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा होगा, तो सेकंड वाले का रेजिस्टेंस क्या है, ज्यादा। होप इतनी चीज आपकी क्लियर हुई होगी कि ओम्स लॉ क्या कहता है। ओम्स लॉ की जो पोटेंशियल है वो किसकी प्रोपोर्शनल होगा, करंट के। प्रोपोर्शनल का साइन हटाते ही आपके पास क्या आता है, आर कांस्टेंट आता है, आर इक्वल्स टू वी अपॉन आई। और फिर आप ये निकाल सकते हो, स्लो भी निकाल सकते हो। और ओम्स लॉ क्या कहलाता है, जब जब आप ओम्स लॉ पढ़ोगे तब आपको एक बात को याद ही रखना होगा कि वी और आई के बीच में जब ग्राफ प्लॉट करोगे तो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए। ये तो है ओम्स डिवाइस। ओम्स डिवाइस आप देखो, उसके बाद आपको पढ़ना है कि एक आपकी होती है करंट डेंसिटी। क्या होती है, करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी क्या होती है, करंट डेंसिटी। ओम्स लॉ पढ़ लिया क्या होता है, उसके बाद हम पढ़ेंगे करंट डेंसिटी क्या होती है। देखो आपके पास मान लो एक बोतल है,
फोटो सही नहीं बनी, चलो मैं इधर ही बना देती हूँ। आपके पास एक ऐसा सरफेस है, आपको पता है ये A1 है, ये A2 है और ये A3। करंट डेंसिटी क्या है? करंट डेंसिटी होती है, अगर बताऊंगी लेकिन पहले ये देखो, अगर आप इसमें से करंट फ्लो करवाते हो और आपको पूछ ले तीनों एरिया में से पास होने वाला करंट सेम होगा क्या? जैसे मैंने यहां से 2 एम्पियर करंट फ्लो करवाया है और पूछ लूं क्या यहाँ भी 2 एम्पियर होगा, यहाँ भी 2 एम्पियर होगा, तो आप माइंड से जवाब दोगे हाँ मैम यहाँ 2 एम्पियर ही होगा, क्योंकि जितना करंट अंदर जा रहा है उतना का उतना करंट क्या आएगा, बाहर आएगा। तो यहाँ वाला करंट, यहाँ वाला करंट और यहाँ वाला करंट क्या होना चाहिए, बराबर है। इसका मतलब करंट तो तीनों में सेम है, लेकिन इनकी डेंसिटी क्या है, अलग अलग। कैसे? करंट डेंसिटी होती है J इक्वल्स टू पर यूनिट एरिया से पास होने वाला करंट, कि पर यूनिट एरिया, इनके एरिया से कितना करंट पास हो रहा है वो क्या कहलाता है, करंट डेंसिटी। लेकिन हमेशा करंट डेंसिटी जब निकालोगे एरिया के परपेंडिकुलर करंट पास होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो आपको परपेंडिकुलर एरिया बनाना है। कैसे? मैं बताऊंगी। अगर आपको इस डस्टर से करंट फ्लो करना है तो इस डस्टर का एरिया किधर है, एरिया वेक्टर या तो इधर है या आगे। आपको क्या करना है, एरिया ले रही हो तो उसके परपेंडिकुलर आपका क्या होना चाहिए, करंट फ्लो। एरिया वेक्टर की बात कर रहे हो तो आपको पता है एरिया के परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर होता है, तो आप ये कह सकते हो दोनों ही ठीक है। कि अगर आपका जैसे ये मान लो एक एरिया करंट ऐसे फ्लो है, तो आप पहली बात ये कह सकते हो कि सरफेस के परपेंडिकुलर करंट पास होना चाहिए करंट डेंसिटी निकालने के लिए। करंट डेंसिटी निकालने के लिए सरफेस के परपेंडिकुलर करंट पास होना चाहिए। दूसरी थिंग ये कह सकते हो कि जो सरफेस वेक्टर है या एरिया वेक्टर है, वो एरिया वेक्टर को कैसे ऐसे रिप्रेजेंट, एरिया वेक्टर और करंट की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। एरिया वेक्टर और करंट की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। या फिर ये कह सकते हो एरिया के परपेंडिकुलर, वेक्टर लो तो सेम और एरिया लो तो परपेंडिकुलर। ऐसा यहां अब देखो इसकी करंट डेंसिटी निकालू J इक्वल्स टू I, लेकिन ये कितना है A1। दूसरा Z2 निकालू तो करंट तो इतना ही पास होगा लेकिन एरिया A2। J3 निकालू तो करंट तो इतना ही होगा लेकिन एरिया, मतलब आप कह सकते हो कि जिस एरिया की ज्यादा वैल्यू होगी वो करंट डेंसिटी उतनी ही कम होगी। जैसे यहाँ A2 है, A2 ज्यादा है और ज्यादा का भाग जाएगा करंट, क्योंकि करंट तो तीनों का सेम है। करंट डेंसिटी किसकी होगी, सेकेंड की करंट डेंसिटी सबसे कम, उसके बाद किसकी होगी, थर्ड की होगी, उससे सबसे ज्यादा करंट डेंसिटी किसकी होगी। तो करंट पर तो आप क्या कहोगे, एरिया के परपेंडिकुलर पास होने वाला करंट ही क्या कहलाता है, करंट डेंसिटी कहलाता है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, I/A। एरिया एक कौन सा है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो करंट डेंसिटी भी एक कौन सी क्वांटिटी होगी, वेक्टर क्वांटिटी। तो आप कह सकते हो करंट डेंसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। दूसरा, अगर आपका सरफेस ऐसे है और आपका करंट ऐसे पास हो रहा है, आपको पता है एरिया वेक्टर क्या होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर। तो सरफेस अगर पहले ऐसे था, अब उस सरफेस को ऐसे झुका दूं तो एरिया वेक्टर ऐसे होगा, नहीं होगा, क्योंकि एरिया के परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर होता है ये ए वेक्टर। करंट कैसे पास हो रहा है, आई, दोनों के बीच एंगल कितना है, थीटा। तो आपको पता है इधर वाला तो क्या हो जाएगा, ए वेक्टर क्या हो जाएगा, ए कोस थीटा, और इधर वाला क्या हो जाएगा, ए साइन थीटा।
तब आपका जे कितना हो जाएगा, जे क्या होता है, करंट और परपेंडिकुलर एरिया। परपेंडिकुलर एरिया मतलब आई की डायरेक्शन में ही आपका क्या होना चाहिए, एरिया वेक्टर होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, जे इक्वल्स टू आई ए कोस थीटा। अगर आई की वैल्यू निकालूं तो क्या हो जाएगा, जे ए कोस थीटा, और अगर मैं डॉट हटाऊं तो क्या हो जाएगा, जे डॉट ए वेक्टर। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमेशा एक स्केलर क्वांटिटी होती है, इसलिए आई ये कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी होती है। फिर है ओम्स डिवाइस कौन सी होती है, नॉन ओम्स डिवाइस कौन सी होती है, वो दो डिवाइस पढ़ेंगे। इतनी चीज समझ आ गई, करंट डेंसिटी क्या होती है। और अगर आप इसकी यूनिट निकालो तो करंट को किस में मेजर किया जाता है, एम्पियर में, और एरिया को किस में मेजर किया जाता है, मीटर स्क्वायर। तो आप कह सकते हो एरिया अपॉन मीटर स्क्वायर। उसके बाद अपन पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे अपन, पहले पढ़ेंगे वेक्टर, जे इक्वल्स टू आई कौन याद है, वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म क्या है, वेक्टर फॉर्म क्या होता है ओम्स लॉ का, देखो अपन ने ये कहा था आई इक्वल्स टू, वी नो दैट आई इक्वल्स टू एन ई ए वी टी, आया था नहीं आया था। वीटी की वैल्यू भी आपने निकाली थी, कितनी थी, ई टो अपॉन एन। अगर इसको सोल्व करूं तो क्या हो जाएगा, आई इक्वल्स टू एन, यहां क्या हो जाएगा, ई स्क्वायर ए टो एन, और क्या है ई की जगह। इतनी चीज आपने पढ़ी थी, नहीं पढ़ी थी, इसमें किसी के डाउट है तो बताओ। उसके बाद देखो इसमें क्या क्या है, अगर मैं इस ए को नीचे लेके आ जाऊं, आई की जगह आई, इस ए को नीचे लेके आ जाओ तो क्या हो जाएगा, एन ई स्क्वायर टो ई अपॉन एन। आई अपॉन जे क्या होता है, करंट डेंसिटी जे, एन ई स्क्वायर टो ई अपॉन एन, एम एन ई स्क्वायर टो अपॉन एम। ये क्या था, ये रो की वैल्यू, क्योंकि वी नो दैट रो इक्वल्स टू क्या था, एम अपॉन एन ई स्क्वायर टो। अगर मैं उल्टा कर दूं, वन अपॉन रो कर दूं तो क्या हो जाएगा, एन ई स्क्वायर टो अपॉन एम। ये वैल्यू पुटअप कर दूं तो जे इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, इस पूरे की जगह वन अपॉन रो कर दूं और ई की जगह ई। वी नो दैट वन अपॉन रो इक्वल्स टू क्या होता है, सिग्मा कंडक्टिविटी, बताया था ना। तो वन अपॉन रो की जगह क्या लिख दूं, सिग्मा, ई की जगह ई। वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो जे वेक्टर इक्वल्स टू सिग्मा ई वेक्टर, और ये ही क्या है, वेक्टर फॉर्म किसका, ओम्स लॉ का, वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ आप कह सकते हो, ये वाला वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। होप इतनी चीज आपको समझ आती होगी। उसके बाद हम पढ़ेंगे ओम्स डिवाइस कौन सी होती है, नॉन ओम्स डिवाइस कौन सी होती है, तो वो देखो तब अपना ओम्स लॉ वाला टॉपिक क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ओम्स डिवाइस कौन सी होती है और नॉन ओम्स डिवाइस कौन सी होती है। ओम्स डिवाइस, ओम्स डिवाइस, और यहाँ नॉन ओम्स डिवाइस कौन कौन सी होती है। ओम्स डिवाइस का मतलब जो ओम्स लॉ को क्या करती है, फॉलो करती है। ओम्स डिवाइस मतलब
जो ओम्स लॉ को फॉलो करती है, ओम्स लॉ को फॉलो करने का मतलब V इक्वल्स टू आई आर को फॉलो करती है, और V इक्वल आई आर फॉलो मीन्स क्या होता है, अगर आप V और I के बीच में ग्राफ प्लॉट करो तो एक सीधी स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए। V और I के बीच में ग्राफ प्लॉट करो तो एक सीधी लाइन आनी चाहिए। ऐसा है तो वो डिवाइस ओम्स लॉ को क्या करती है, फॉलो करती है। अदरवाइज क्या होगा, नॉन ओम्स लॉ क्या कहते हैं कि अगर आप V और I के बीच में क्या प्लॉट करोगे, ग्राफ प्लॉट करोगे, तो वो क्या आएगा, सीधी लाइन ना आके या तो ऐसा आएगा, ऐसे V और I के बीच में ग्राफ प्लॉट करोगे तो वो सीधा ना आके ऐसा आएगा। जैसे मैं डायोड की बात करूं, डायोड पीएन संधि डायोड एग्जांपल ले सकते हो, या गैस भी ले सकते हो, गैसेज। अगर आप डायोड पीएन संधि डायोड की बात करो तो यहाँ V वोल्ट में होता है, यहाँ I मिली एम्पियर में, 14 चैप्टर में पढ़ोगे, यहाँ I माइक्रो एम्पियर में होता है, यहाँ वोल्ट में। ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। जब आप इनके बीच में ग्राफ प्लॉट करोगे V और I के बीच में, तो आपको ग्राफ ऐसा मिलेगा। क्या वो स्ट्रेट लाइन में है क्या? तो डायोड एक क्या है, नॉन ओम्स डिवाइस है, जो ओम्स लॉ को क्या नहीं करती, फॉलो नहीं करती। और गैसेज में V और I के बीच में जब भी ग्राफ बनाओगे तो आपको कैसा ग्राफ मिलेगा, ऐसा ग्राफ मिलता है। तो वो क्या, उसमें भी आप क्या कह सकते हो कि ये ओम्स लॉ को क्या नहीं करता, फॉलो नहीं करता। तो ओम्स डिवाइस वो होती है जो ओम्स लॉ को फॉलो करती है, और नॉन ओम्स डिवाइस वो होती है जो ओम्स लॉ को क्या नहीं करती, फॉलो नहीं करती। उसमें जब भी V और I के बीच में ग्राफ प्लॉट करोगे तो आपको स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगी। डायोड वाले चैप्टर जब हम 14 चैप्टर सेमीकंडक्टर वाला पढ़ेंगे, उससे अपने सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे।